क्या शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता को पाने के लिए किसी सोनू को वायरल ही होना पड़ेगा? क्या बिहार की सत्ता और खास करके भारतीय जनता पार्टी एक 10-12 साल के लड़के से इस कदर डर गई है जो डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ सोनू और उसके पास जाकर के उसे अच्छी शिक्षा का वायदा देते बिहार के 15 वर्षों तक रहे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। यह तस्वीर एक संवेदनशील आदमी को भीतर तक तोड़कर रख देने के लिए काफी है। और उसे मीडिया से दूर रहने की सलाह आखिर सुशील मोदी जी को क्यों देनी पड़ रही है? क्या बिहार का शिक्षा तंत्र इतना मर चुका है कि डैमेज कंट्रोल और अपने कुशासन पर पर्दा डालने के लिए सुशील मोदी जैसे बड़े नेताओं को दिल्ली से एक सोनू के गांव में जाना पड़ेगा? आपको यह समझना होगा कि सोनू के वीडियोस पर आ रहे व्यूज बस वायरल होने की निशानी नहीं है। यह इस बात की निशानी है कि इस अव्यवस्था और कुशासन से 1 मिलियन, 5 मिलियन या 10 मिलियन लोग अपने आप को सीधा जुड़ा हुआ पा रहे हैं। और यह अलार्म है बिहार के मुखिया के लिए। यह लाल बत्ती है जो जल चुकी है, जिसकी रोशनी में बिहार के मुखिया को नजर आ रही हैं वो परछाइयां जो इनसे सत्ता छीनने के लिए दिन ब दिन इनकी कुर्सी के नजदीक आ रही हैं। आज सोनू और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के डैमेज कंट्रोल पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। वायरल होने से पता है आपको लोगों को डर क्यों लगता है? अक्सर आपने सुना होगा कि वायरल कर देने के डर से किसी ने कुछ कुछ करवा लिया। इसको समझने के लिए आपको वायरल शब्द के तह तक जाकर समझना होगा। मानवीय इतिहास में जब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा कि जब कोई बीमारी वायरल बन जाया करती थी तो उससे बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाया करते थे। कोरोना वैसा ही एक उदाहरण था जिसने दुनिया भर के देश की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी। वैसे ही सोनू वायरल हुआ है। वो जितनी बार दोहरा रहा है अपनी समस्याएं, उससे उसकी कितनी समस्या कम होगी ये अलग विषय है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी समस्या होने वाली है। एक बहुत पुराना साम्राज्य ढहने वाला है। बिहार सरकार की समस्याएं बढ़ने वाली है। तबाह हो चुकी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल पलई खुल रही है। लेकिन कुछ सवाल हैं। क्या किसी सोनू को ढंग की शिक्षा पाने के लिए वायरल होना पड़ेगा? और अगर वो वायरल हो गया तो क्या बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता को वहां डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा जाएगा? और इससे आपको नजर नहीं आता है कि वही मुनव्वर राणा का शेर चरितार्थ हो रहा है? तो सुन लीजिए, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर आंसू की कीमत कौन समझेगा? राकेश टिकैत के आंसू ही थे जिन्होंने हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ वर्ष पहले कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया था। तो इस एक घटना को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुशील मोदी ऐसे ही नहीं वहां पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यह बात कहां से कहां जा सकती है। आप खुश हो लीजिए कि सुशील मोदी जी वहां चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कतई खुशी की बात नहीं है। नीतीश कुमार नाम का अध्याय अब समापन की तरफ बढ़ चला है। नया राजनीतिक सोपान शुरू होने वाला है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही लीड लिए बैठा है। भारतीय जनता पार्टी एक अदद चेहरे के लिए तरस रही है। संगठन बड़ा है, स्थिर संगठन भी है, वोटर वर्ग भी है, लेकिन भाजपा के सामने दो समस्याएं हैं। फिलहाल इनके पास कोई एक साफ चेहरा नहीं नजर आ रहा है जो आने वाले समय में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सके। और दूसरी समस्या बहुत बड़ी है। अगले चुनाव में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जनता जो सवाल कर रही होगी वो तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश कुमार के किए धरे की परिदृश्य में होंगे, उसके आलोक में होंगे। शिक्षा उसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिहार के बारे में एक बातचीत कहीं मैंने सुनी थी। एक व्यक्ति कहते हैं कि बिहार पढ़ाई लिखाई को लेकर के जागरूक नहीं है, वहां के लोग मारपीट में यकीन रखते हैं, जातिवाद में यकीन रखते हैं। तो सामने वाला आदमी जो जवाब देता है वो किसी भी उस व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए काफी है जो बिहार को समझ नहीं पाते हैं। वो कहता है कि बिहारियों से ज्यादा शिक्षा का भूखा कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी और बड़ी सरकारी नौकरी के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपनी गरीबी और समस्याओं को दूर करने के लिए। सरकारी नौकरी, बड़ी सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक क्या होता है? शिक्षा। इसलिए बिहारियों से ज्यादा शिक्षा की कीमत कोई नहीं समझता है। अब यहां से मैं आंकड़े फेंक करके आपके मुंह पर मार सकता हूं और आपको बता दूंगा कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है।
लेकिन पता है आपको, जो आंकड़े होते हैं उनसे आप जो भी उगलवाना चाहते हैं वो उगलवा सकते हैं, और यही काम नीतीश कुमार जी की सरकार के कार्यकाल का हासिल है। थैली में 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप नीतीश जी से पूछिए तो वो आपको समझा देंगे कि 3 दिन के भीतर आप करोड़पति कैसे बन जाने वाले हैं। राजनीति में नेटवर्क मार्केटिंग करना बाकी नेताओं में बाद में शुरू किया, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बिहार में सफलतापूर्वक इसको किया था। और फिलहाल सोनू को वायरल ही होना पड़ेगा अपना हक पाने के लिए। ये वायरल, ये बुखार इस सियासत में बैठे तमाम लोगों के सर चढ़ के अगर परेशान नहीं करेगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफ्त की सलाह रहेगी, थोड़ा सा बिहार पर नजर डालिए, थोड़ा सा देख लीजिए आपके समर्थन से बनी सरकार क्या कर रही है। सोते रहे तो 24 तो अलग बात है, वहां चेहरा अलग है, लेकिन 25 जो है वो आपको बहुत परेशान करेगा, और उसमें शिक्षा जैसी मूलभूत चीजों के ना मिलने से निराश सोनू जैसे बच्चों का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है। ये सवाल उठाइए आप भारतीय जनता पार्टी से और नीतीश कुमार की सरकार से कि सरकार बहादुर, इतने साल से आप यहां हैं और सुशासन का ढोल पीट रहे हैं, 12 साल के एक लड़के को चीख चीख करके क्यों हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि सर हमको पढ़ा दीजिए। ऐसा कहते हुए अच्छा थोड़े लगता है। गांधी जी और नेहरू जी ने यह सोच करके देश नहीं बनाया होगा। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। बच्चों की मौत के मामले में बिहार ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है, देश में टॉपर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 5 साल में नवजात मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में बिहार देश में टॉप पर रहा है। डिलीवरी सेंटर पर प्रशिक्षण की कमी और जांच नहीं होने की वजह से मौत का मामला बढ़ा है। इसके अलावा एक और चिंताजनक खबर है, भारत में हर तरह के प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में दुनिया में सर्वाधिक 23.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो असमय मौतें हुई हैं, यानी समय से पहले लोग मर गए हैं। इनमें से 16.7 लाख मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते हुई हैं। एक पत्रिका है द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल, उसमें प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से हुई मौतों में भी सर्वाधिक 9.8 लाख मौतें आबोहवा में घुले धूल के कणों PM 2.5 के प्रदूषण के कारण हुई है। इसका अलावा खबर गुजरात से। गुजरात में AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की ओर से की गई। जानकारी के हिसाब से दानिश कुरैशी ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कल हुई कार्रवाई, जो रिठाला में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोकने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पहुंच गए और इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। शीना बोरा की हत्या मामले में 10 साल से ट्रायल और 8 साल से जेल की सजा भुगत रही उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। साल 2011 के अप्रैल महीने में इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर के कार में बेटी शीना बोरा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, और तभी से ट्रायल चल रहा है। अब जाकर शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें, CBI की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। जमानत को लेकर के भारतीय अदालतों का आजकल रवैया बदला है, और जो अपराधी लंबे समय से, खास करके 10 साल के आसपास के समय से जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, या फिर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो उनको जेल से बाहर जाने का मौका दिया जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय अदालतें कुछ उदार होना शुरू हो रही हैं, कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से की तरफ से है। वो कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सेनानी कभी क्रोधित नहीं होता है। साधारण सा मतलब है कि अगर आप अपनी टीम को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आप गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे, तो फिर आपकी जो टीम है, आपकी जो सेना है, जो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, वो और ज्यादा परेशान रहेंगे। मगर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा, और भी खबरों पर चर्चा हम करते रहेंगे। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता